हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कैस्ट। आज है 2 मई 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स बाय सलोनी क्वेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूपर किस संगठन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है? तो प्रोजेक्ट क्यूपर की बात करें तो ये है अमेजन की एक पहल है, संगठन द्वारा पहल की गई है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है। अमेजन ने अंतरिक्ष से इंटरनेट नेटवर्क बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं। प्रोजेक्ट क्यूपर जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO का उपयोग करके अमेजन की जो सैटेलाइट है ब्रॉडबैंड पहल है, जो कि पृथ्वी से 2000 किलोमीटर ऊपर है। मतलब कि जैसे सैटेलाइट होती है, अगर कहीं पर नेटवर्क नहीं लगा हुआ, जैसे जो नेटवर्क के लिए टावर लगे होते हैं, टावर्स नहीं होंगे तो उससे इनसे क्या होता है, जो सैटेलाइट होता है इससे हमें नेटवर्क मिलता है, इंटरनेट का नेटवर्क। तो अभी जैसे कि पहले स्टारलिंक किसने किया था, लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया था एलन मस्क ने, जो कि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। लेकिन अमेजन ने कौन सा लॉन्च करा है अभी इंटरनेट नेटवर्क, जो कि क्यूपर, प्रोजेक्ट क्यूपर नाम का लॉन्च किया है, जो कि सबके लिए अब ईजी हो जाएगा। 27 उपग्रह लॉन्च करने की बात कही है अमेजन ने, और पृथ्वी से 2000 किलोमीटर ऊपर रहेंगे। इसमें सेवा प्रदान करने के लिए लगभग 3232 उपग्रह होंगे। ग्राउंड स्टेशन और ग्राहक टर्मिनल शामिल हैं। इसका लक्ष्य है वैश्विक स्तर पर दूर दराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में हाई स्पीड, कम विलंबता और किफ़ायती इंटरनेट प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के 92 नंबर के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि मुख्य रूप में इसे नियुक्त किया गया है अभी वर्तमान में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं भूषण रामकृष्ण गवई, जिनको नियुक्त किया गया है भारत के 92 नंबर के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत का जैसे कि 92 नंबर का मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्त कर दिया है। अब ये बात करें तो वे 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। मतलब अभी वर्तमान में है संजीव खन्ना 52 नंबर के, लेकिन इनकी जगह कब लेंगे? ये 14 मई को लेंगे। कौन? भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि इनकी जगह लेंगे 14 मई को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत आती है, जो कि भारत के राष्ट्रपति की CJI की नियुक्ति करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। मतलब ये इंडिया के भी और जैसे कि राज्यों हैं और अदर स्टेट जो भी होते हैं, इन सब के जो चीफ जस्टिस को नियुक्त करता है कौन? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारी भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर की। ये अधिकार उन्हीं को देता है। कौन सा आर्टिकल? 124 के तहत। अनुच्छेद 126 की बात करें तो ये आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति भी देता है। जैसे कि अगर कोई मतलब मुख्य न्यायाधीश है जिनको हटाना पड़ता है किसी वजह से, किसी भी कारण से, तो 126 जो आर्टिकल है वो ये मतलब आदेश देता है कि जो कार्यवाहक मतलब उनकी जगह पर थोड़े टाइम के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति देता है 126 आर्टिकल। और 124 है जो कि किसके लिए? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आर्टिकल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है भारत का? तो ये कर रहा है मुंबई शहर। इसकी किसकी कर रहा है? आयोजन कर रहा है, जो कि वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत का विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन। इसका फुल फॉर्म है और वेव्स शॉर्ट फॉर्म है, जो कि मुंबई शहर कर रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। वेव्स 2025 में WAM वेव्स एनीमे और मंगा प्रतियोगिता राष्ट्रीय समापन समारोह में भाग लेने के लिए क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से 11 शहरों के फाइनलिस्ट चुने गए हैं। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन जैसा कि वेव्स 2025 में 1 से 4 मई तक 2025 तक भारत के मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। वेव्स जो है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, ये जो भारत की प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं। शिखर सम्मेलन की थीम की अगर बात करें तो क्या है? भारत में निर्माण करें और दुनिया के लिए निर्माण करें। मतलब निर्माण कहाँ पर? मतलब बनाया कहाँ पर जाए? मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया नहीं बोला जा रहा है, ये भारत में निर्माण करें। मतलब मेड इन इंडिया, दुनिया के लिए निर्माण करें, मतलब दुनिया भर को ये बना के मतलब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब जैसे कि एक्सपोर्ट करें।
ताकि भारत को जो वैश्विक रचनात्मक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जा सकता है कि हाँ भाई भारत भी किसी चीज़ में आगे है, वो भी एक्सपोर्ट कर सकता है नई नई तकनीकों को यहाँ पर बना करके भारत में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, पहला AI विश्वविद्यालय। यहीं पर मुंबई के BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो कि सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया है 2025 में ही। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है और पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण और पद्म भूषण भी मिल चुका है। किस भारतीय संस्थान ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीन हेस्ट्रो स्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है? तो यहाँ पे बताते हम कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो ये INST मोहाली जो है इसने क्या किया है, भारतीय संस्थान ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हेट्रो स्ट्रक्चर उत्प्रेरक विकसित किया है। मोहाली स्थित जो नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है INST, इसमें शोधकर्ताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बेहतर बनाने का एक नया तरीका खोजा गया है। उन्होंने कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का उपयोग करके इसे एक विशेष हेट्रो स्ट्रक्चर बनाया। किसका यूज़ किया है? कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का यूज़ करके। ये संरचना जो है स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन HER को बढ़ावा देने के लिए बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स BIEF का यूज़ प्रभाव का उपयोग करती है। कॉपर टंगस्टन ऑक्साइड जो है नैनो कणों को कॉपर ऑक्साइड मतलब जैसे कि Cu OH2 बेस पर उगाया जाता है। क्वेश्चन की बात करें तो कि हाल ही में खबरों में रही रेबीज ये किस प्रकार की बीमारी है? रेबीज एक बीमारी है जो कि जूनोटिक रोग, ये एक बीमारी है, इसकी बीमारी है जूनोटिक। ये हम बात करें केरल में मलप्पुरम जिले में 6 साल की बच्ची की निवारक टीकाकरण के बाद भी रेबीज से दुखद मौत हुई है। मतलब एक 6 साल की लड़की है, बच्ची है, जिसकी कहाँ पर केरल राज्य में मौत हो चुकी है रेबीज की वजह से, इसकी वजह से हुई है। ये बीमारी है जो कि एक गंभीर सार्वजनिक है, मतलब सब जगह फैलने वाली है, स्वास्थ्य चिंता को उजागर करती है। रेबीज एक घातक जेनेटिक बीमारी है जो रेबीज वायरस मीन्स RABV के कारण होती है, जो तंत्रिका तंत्र पर डायरेक्ट हमला करती है, मतलब उस पर अटैक करती है। रेबीज वायरस जो है रब्डो वायरस परिवार का एक RNA वायरस है और शरीर में 2 मुख्य तरीकों से फैलता है, जैसे कि ये सीधे परिधीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर सकता है या तो ये मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। 2 तरीके हैं इसके पहुंचने के हमारे शरीर में, या फिर यह पहले मांसपेशियों में के ऊतकों में छिप सकता है और गुना करके सकता है, मतलब गुना करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, तो फिर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शनों के माध्यम से तंत्रिका तंत्र में जा सकता है और मस्तिष्क में एक बार ये गंभीर और घातक सूजन का कारण भी बन सकता है। जो कि किस मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है? भारत पर्व 2016 में ये गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 से 31 जनवरी तक लाल किले नई दिल्ली में हर साल आयोजित किया जाता है। कब से? 2016 से किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित यह पर्व लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर होता है। भारत पर्व की बात करें तो 2025 में गणतंत्र दिवस की झांकी, सशस्त्र बल बैंड प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्षेत्रीय व्यंजन, शिल्प बाजार और सरकारी मंडप शामिल थे इसमें झांकी में। 2025 की जो थीम थी देखो अपना देश है, जो लोगों की पसंद के मतदान के माध्यम से नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। 26 जनवरी को इस बार 2025 में हमारे भारत में प्रभावो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। जैसा कि 1950 में पहली बार जब गणतंत्र दिवस समारोह हमारे भारत में आयोजित किया गया था, तब भी इंडोनेशिया के ही सुकर्तो जो राष्ट्रपति थे वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। जैसा कि पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2025 का कार्यक्रम का आयोजन किया है। नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली में ही अयोध्या पर्व सम्मेलन भी 2025 का आयोजित किया जा रहा है। यहीं पर आदिवासी जनजाति महोत्सव भी आयोजित किया गया है। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में ही किया है। जैसा कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या को हमारे भारत की जो राष्ट्रपति होते हैं, कोई लेडीज़ हो या जेंट्स जो भी हो, वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं पद्म पुरस्कारों के लिए। किनको? जो भी पद्म पुरस्कार जो भारत के नागरिक सम्मान होते हैं उनको देने के लिए कितने टोटल दिए जाएंगे। जैसा कि इस बार 2025 में अनाउंस किया गया था कि टोटल 139 लोगों को दिया जाएगा, 7 पद्म होंगे और टोटल होंगे 139। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण के थ्रू बताया जा रहा है कि भारत की 2025-26 की जो वित्तीय वर्ष है, इसमें भारत की जो अनुमानित वार्षिक जो दर होती है, आर्थिक वार्षिक दर क्या है। तो ये है विकास दर, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में 2025-26 के लिए 6.3 से लेकर के 6.8% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 2025-26 में, जो मजबूती बाहरी खाते, राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत से प्रेरित है। इस बात पर अगर जोर देता है कि भविष्य में बाहरी कारकों की तुलना में घरेलू विकास और चालक अधिक महत्वपूर्ण होंगे। सर्वेक्षण व्यक्तियों और संगठनों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विनियमन और सुधारों का आह्वान करता है। 2024-25 में भारत की जो वृद्धि दर थी वो 6.4% रहने की अनुमानित है, जो 4 वर्षों में सबसे धीमी है। वैश्वीकरण की वापसी का मतलब है कि भारत को भविष्य के विकास के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश और मजबूत घरेलू बैलेंस शीट का लाभ उठाना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह बैठक जो कि 2025 का मेजबान कौन सा देश है। तो ब्रिक्स समूह की बात हो रही है, 2025 में मेजबान कौन सा देश है। भारत देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कर रहा है 2025 में। भारत ने 3 से 7 मार्च 2025 तक की ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की थी। ये आयोजन जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आयोजित किया जाता है। इसका जो विषय है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लगभग 45 जो युवा प्रतिनिधि हैं इसमें भाग लिए थे। बैठक का उद्देश्य था उद्यमिता और नवाचार में सहयोग को मजबूत कराना। ब्रिक्स ये है, इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया, और ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो केप टाउन इसकी राजधानी है, प्रिटोरिया और ब्लाम फोंटेन ये तीनों इसकी राजधानी है, किसकी, दक्षिण अफ्रीका की। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, चीन की राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है। डोगरी भाषा की बात हो रही है तो डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है चमन अरोड़ा जी को। सरकार ने चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा श्रेणी में सम्मानित किया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2024 के। उन्हें उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा, ये पुस्तक किसकी है, एक और अश्वत्थामा, चमन अरोड़ा जी की, इसके लिए यह पुरस्कार मिला हुआ है। संस्कृति मंत्रालय ने सर्वसम्मति से जूरी की सिफारिश के आधार पर चयन की पुष्टि की थी और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने इस निर्णय को मंजूरी दी कि पुरस्कार में उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका के साथ में एक ताबूत और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी शामिल है। पुरस्कार में क्या क्या दिया जाएगा, तांबे की पट्टिका के साथ में एक ताबूत और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार। अरोड़ा का परिवार 8 मार्च को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में पुरस्कार प्राप्त किया। हुए निधन की अगर बात करें तो दारीपल्ली रामैया जो कि प्रख्यात पर्यावरणविद पद्मश्री से सम्मानित 2017 से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि इनका निधन हो चुका है दारीपल्ली रामैया जी के। दादी रतन मोहिनी की बात करें तो ये ब्रह्म कुमारी संस्था की आध्यात्मिक प्रमुख हैं, इनका भी निधन हो चुका है 2025 में। राम साहेब पांडे लोक नृत्यक थे, 2022 पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुके थे, इनका भी निधन हुआ है। मनोज कुमार जो कि एक फिल्म अभिनेता और निर्माता और निर्देशक भी थे, 1992 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। रमाकांत रथ उड़ीसा कवि और पूर्व IAS अधिकारी भी थे, पद्म भूषण से 2006 में इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जो कि हिम्मत शाह, इनका भी निधन हुआ है। मायाधर राउत उड़ीसी नृत्यांगना है, पद्मश्री से सम्मानित और संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। कन्नड़ लोक गायिका जो कि सुकरी बोम्मा गौड़ा जी, इनका भी निधन हुआ है, पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं 2017 में। नामीबिया के संस्थापक पिता जो कि सैम नुजुमा, नवीन चावला जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इनका भी निधन हो चुका है। हमारा किस संगठन ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की है, तो संगठन है भारतीय चुनाव आयोग ECI ने ये चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की हुई है। चुनाव आयोग ECI ने विधानसभा चुनावों के दौरान में पश्चिमी दिल्ली में चंद्रयान से चुनाव तक की पहल की शुरुआत की थी। इस अभियान का जो उद्देश्य था भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों को, विशेष रूप से चंद्रयान मिशन को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ करके मतदाताओं को जोड़ना था। ये जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक अभिनव तरीका है।
अब बात करें तो चंद्रयान जो हमारे यहाँ लॉन्च किए जा रहे हैं चंद्रयान मिशन, तो चंद्रयान 2008 को पहला लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। दूसरा लॉन्च किया गया था 2019 में चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 जैसा कि 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया था, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। चंद्रयान 4 को भी मंजूरी मिल चुकी है, जो कि 2027 में लॉन्च किया जाएगा इसरो के थ्रू। 2028 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 5। इसरो जो कि हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इस टाइम वर्तमान में 11वें नंबर के अध्यक्ष बन चुके हैं वी नारायण जी इसरो के। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 2015 को 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें, जो भी प्रधानमंत्री होंगे भारत के वही होते हैं, जैसा कि अभी वर्तमान में है पीएम मोदी जी। गैर संवैधानिक संस्था है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द